11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण के बाद जब अभिभाषण सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। ये पहली बार कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के, क्योंकि जब हम लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम लोगों ने यूपी के बीमारू पन से इसको उभार करके भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है, उन सभी कारकों को और उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक उन्नयन की इस यात्रा को भी जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को होना चाहिए। हमने आर्थिक उन्नयन कितना किया है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को कैसे हमने लगातार एक विषम परिस्थितियों से उभार करके उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्ष के अंदर, पिछले 5 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। इन सब को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आज सदन में प्रस्तुत होगी और मुझे लगता है कि राज्यपाल जी के भाषण पे चर्चा के दौरान भी और बजट पे चर्चा के दौरान भी सभी माननीय सदस्य के लिए यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा अपने डाटा को प्रस्तुत करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर तमाम झंझावातों को झेलते हुए, तमाम तूफानों को झेलते हुए जो एक सभ्यता और संस्कृति आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री, करुणा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है, तो वह केवल हमारा सनातन धर्म की यह सनातन संस्कृति है। आप सोचो कितने प्रयास हुए थे इसको तोड़ने के लिए, कौन नहीं इसको, और दुनिया की पहले कौन ऐसी जाति, मत, मजहब या सेक्ट है जिसको उसकी विपत्ति के समय में सनातन धर्मावलंबियों ने शरण दे करके उसको पुष्पित पल्वित होने का अवसर न दिया हो। हर एक को अवसर दिया, हर एक को बढ़ने का अवसर दिया, शरण दी, लेकिन बदले में मिला क्या? जो भी विदेशी आक्रांता आ गया, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, जो आया धर्म और संस्कृति को भी नष्ट करता था, देश को भी लूटता था। दोनों काम करते रहे। याद करिए, जिसको भी अवसर मिला, अकेले दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी हैं, जिनके पास बल भी था, बुद्धि भी थी, वैभव भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया।
इसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया। सनातन धर्मावलंबी ही इस बात की घोषणा भी करता है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह मेरा है, यह तेरा है, यह तो संकुचित बुद्धि का ही व्यक्ति करता है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, एक कुटुंब है, और यह कुटुंब का यह भाव, वसुधैव कुटुंबकम का यह भाव, यह सनातन धर्मावलंबियों के संकल्प का ही नहीं, उनके जीवन का व्रत है। मैं जिस परंपरा से आता हूं, हमारे महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया है, यानी जो कुछ भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके शरीर में है। उसको ढूंढने की आवश्यकता है, उसको देखो तो। हमारा शास्त्र भी कहता है यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी सब कुछ है आपके पास, बस उस दिशा में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आईआईटी कानपुर इसलिए भी क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर तो आईआईटी कानपुर ने दिया था, और इसीलिए जब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आई तो मैंने सबसे पहले आईआईटी के डायरेक्टर को फोन किया। मैंने कहा एक पत्र मुझे तत्काल बना के भेजे, इसको तत्काल हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आईआईटी कानपुर कार्य कर रहा है। याद रखना, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यह आईआईटी है। आप लोग यहां पर साइंस में भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, सब में काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का कर्माकर थ्योरी भारत की ही एक गणितज्ञ ने दी है, और मुझे लगता है कि कर्माकर इस समय काफी बड़ी उम्र के हो चुके हैं, और मेरा प्रयास होगा कि मैं उन्हें आईआईटी कानपुर के साथ जोड़ूं। आप देखना, क्वांटम कंप्यूटर से भी बेहतर कंप्यूटर वो देने की सामर्थ्य रखते हैं। उनकी थ्योरी को थोड़ा आप देखिए कभी, उसकी स्पीड, अगर आप कभी उसके बारे में जानेंगे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वे इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान आपका कर सकते हैं, और दुनिया को एक नया अनुभव आप करा सकते हैं। कर्माकर थ्योरी इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अब थोड़ा सा उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आज इंडस्ट्री की जो आवश्यकता है, इन 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के हमने पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर, आप में से ज्यादातर लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा होगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी हम परिवर्तन करने में सफल हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में हम लोगों ने उस दिशा में जो कार्य बढ़ाए हैं, उसके बेहतरीन परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। तो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं, और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है, जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, हर प्लेटफॉर्म पर आरोप लगा रही है, सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई? उनके विधायक होर्डिंग बोर्ड करा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए,
कोडीन फास्फेट यह एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है जिसका निर्माण कोडीन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन, ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी।